हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो कंटिन्यूएशन में मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था ओम्स लॉ की बात करेंगे और डिटेल में करेंगे, एक स्ट्रेच में करेंगे। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, छोटी क्लासेस से आप ओम्स लॉ पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ फाइन डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ ऑल फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ कंडक्टर आर केप्ट कांस्टेंट, किसी कंडक्टर की सारी फिजिकल कंडीशंस, और वो फिजिकल कंडीशंस भी हम देखेंगे कौन सी फिजिकल कंडीशंस। तो इफ ऑल फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ कंडक्टर आर केप्ट कांस्टेंट, देन करंट I in the wire is directly proportional to the potential difference V across the wire। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन रहता है, उसको बता देता हूँ। इट इज I which is directly proportional to V, it is not V which is directly proportional to I। छोटी क्लासेस में मुझे डाउट है कि आपको V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या कई बुक्स में भी मैंने देखा है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखा होता है, गलत है। करंट पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करती है, पोटेंशियल डिफरेंस करंट पे डिपेंड नहीं होता है। एक बात को आप जान लीजिए। तो जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन की बात करते हैं तो इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंडिपेंडेंट है, जबकि करंट वो डिपेंडेंट है, वो पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड कर रही है। तो इट इज I विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। अब इसको वेरीफाई करना है, ओम्स लॉ को, जो स्टेटमेंट लिखा है इसको प्रूफ करना है। तो इसको कैसे प्रूफ करना है? बहुत आसान है। तो देखिए, ये दो रिलेशंस आपने ऑलरेडी डिराइव कर रखे हैं, I इक्वल्स टू NE VD भी कर रखा है और VD का एक्सप्रेशन भी कर रखा है। इन दोनों को यूज करके मैं ओम्स लॉ फटाफट वेरीफाई कर देते हैं। तो कुछ नहीं करना है, इस रिलेशन से स्टार्ट करते हैं और यहां पे VD का एक्सप्रेशन डाल दीजिए आप। तो क्या आएगा? तो I इक्वल्स टू NEA VD का मतलब ये E इंटू V अपॉन LM। कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दूं तो ये हो जाएगा NE स्क्वायर A, टाउ भी आएगा यहाँ पे, टाउ अपॉन LM और इंटू V। अब आप ब्रैकेट को जरा ध्यान से देखिए, लुक एट दिस ब्रैकेट। इसमें 6 टर्म्स हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे। बताया था अलग अलग कंडक्टर्स के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग होती है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन परमानेंट कांस्टेंट है। थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया को थिकनेस भी कह सकते हैं आप, थिकनेस। रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। तो देखो, मटेरियल आ गया, थिकनेस ऑफ द कंडक्टर आ गया, इनडायरेक्टली टेम्परेचर आ गया। ये रिलैक्सेशन टाइम है बट इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो रिलैक्सेशन टाइम के साथ टेम्परेचर आ गया, एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये 4 फिजिकल कंडीशंस हैं। क्या क्या है? लेंथ, थिकनेस, मटेरियल ऑफ द वायर या कंडक्टर, एंड टेम्परेचर। 4 चीजें आ गई। L आ गया, A आ गया, मटेरियल के में N आ गया और टेम्परेचर के साथ टाउ आ गया। और स्मॉल e और m, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये तो परमानेंट कांस्टेंट है, चाहे भी तो चेंज नहीं कर सकते, परमानेंट कांस्टेंट। तो ओम्स लॉ कह रहा है कि अगर इनको भी कांस्टेंट कर दें, इनको भी अगर कांस्टेंट कर दें तो ये पूरा ब्रैकेट कांस्टेंट हो जाएगा। तो पूरा ब्रैकेट अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? V। और यही ओम्स लॉ है, यही तो ओम्स लॉ है। ठीक है, ठीक है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V वेरीफाई हो गया। लेकिन ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है, हर मटेरियल ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। पहली बात, इंसुलेटर के तो फॉलो करने का सवाल ही नहीं है, उसमें तो करंट ही फ्लो नहीं होती। सेमी कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। कंडक्टर्स में भी सारे कंडक्टर नहीं करते हैं। जो कंडक्टर करते भी हैं वो भी बहुत लेस वैल्यू ऑफ करंट के लिए करते हैं। करंट की कम वैल्यू अगर है तब तक तो फॉलो करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो रही है फिर नहीं फॉलो करते हैं। या अगर आप किसी कंडक्टर के अक्रॉस बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें, बात वही है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा लगाएंगे तो करंट ज़्यादा फ्लो होगी, फिर फॉलो नहीं करेगा। अब सवाल है कि फॉलो क्यों नहीं करेगा। कंडक्टर्स में एक सिचुएशन और बता दूं, जब कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाते हैं तब भी नहीं फॉलो करते। ये मैं आपको ओम्स लॉ की लिमिटेशंस बता रहा हूं, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है।
कि कहाँ ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। तो मैंने बताया इंसुलेटर की तो बात ही खत्म हो गई, करंट नहीं फ्लो होती। सेमीकंडक्टर फॉलो नहीं करते, कंडक्टर्स में भी सारे नहीं करते, सुपर कंडक्टर बिल्कुल नहीं करता, और जो फॉलो करते भी हैं कंडक्टर्स वो भी स्मॉल वैल्यूज ऑफ करंट के लिए फॉलो करते हैं, या कम पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाई करेंगे तब फॉलो करते हैं, नहीं तो नहीं। रीजन, करंट की बेसिक प्रॉपर्टी मालूम है, जब किसी वायर में या कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, और आप कंडीशन लगा रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। 4 कंडीशन लगाई है आपने, ये कांस्टेंट रहना चाहिए, लेंथ, थिकनेस, मटेरियल एंड टेम्परेचर। अब ये 3 चीजें तो ऐसी हैं कि खुद नहीं चेंज होने वाली इतनी आसानी से, लेकिन टेम्परेचर का क्या करोगे? करंट फ्लो होगी तो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी टेम्परेचर बदल जाएगा। अब अगर थोड़ा बहुत करंट फ्लो हो रही है तो उससे हीट भी कम प्रोड्यूस होगी, तो टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा नहीं, तो आप कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो ओम्स लॉ है वो यूनिवर्सल नहीं है, हमेशा या हर कंडीशन में या हर मटेरियल के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो कि ये जो रिलेशन आपका आया है, यहां से हम कुछ और बात भी करते हैं। क्या बात करते हैं? इसमें जो ये ब्रैकेट वाली टर्म है, राइट, ये एक्चुअली क्या है? 1/r ne² a τ/Lm। तो ये हो जाएगा I = V/R, जहां से आपका वेल नोन फॉर्मूला V = IR आ जाएगा। यही आपने पढ़ा है ओम्स लॉ में, V = IR, तो ऐसे आता है। एंड R आप जानते हैं रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मीन्स अपोजिशन। और ध्यान रखना, जब भी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की बात हो रही है तो रेजिस्टेंस क्या है? अपोजिशन है। तो क्या है वो अपोजिशन? तो कोलिजन्स जो हो रहे हैं वही अपोजिशन है। फ्री इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ता है तो कोलिजन्स होते हैं जो, और वही कोलिजन उसको आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो यही अपोजिशन है। तो जब भी रेजिस्टेंस की बात हो, कोलिजन्स को ध्यान में रखना। कहीं पे डिस्कशन होगा साहब रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा, तो आप देख लेना कोलिजन बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं। कोलिजन्स बढ़ रहे होंगे तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इस बात को ध्यान रखना। अब रेजिस्टेंस को देखो, अगर आप ये 1/r है तो यहाँ से R डेफिनेटली कितना हो जाएगा? Lm/ne² a × τ। इसमें भी जो m/ne² τ है, इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। ये रेसिस्टिविटी है। एक और टर्म आ गई, रेसिस्टिविटी। डिनोटेड बाय रो। तो अगर मैं mne² τ की जगह यहाँ पे रेसिस्टिविटी लिख दूँ तो ये भी आपका रेजिस्टेंस का जाना पहचाना फॉर्मूला आ गया, ρ × L/A, वेयर ρ इज द रेसिस्टिविटी। और रेसिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी हम जानते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वो भी देख लेंगे अभी। यूनिट क्या होती है रेसिस्टिविटी की? रेजिस्टेंस की यूनिट सबको पता है, ओम होती है। तो रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या आएगी? ओम m/-1, ये इसकी यूनिट हो गई। यहीं से आ जाएगी, देखिए, ρ × L/A, नॉट m/-1, ओम × मीटर, सॉरी, ये इसकी यूनिट हो गई। देखिए, ओम हो गई रेजिस्टेंस की, ये मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, इधर ले आइए, ओम × मीटर। ये रेसिस्टिविटी की यूनिट है, जिसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। रेसिस्टिविटी का इन्वर्स कर दूं, इन्वर्स ऑफ रेसिस्टिविटी, तो इसको आप कहते हैं कंडक्टिविटी। ये कंडक्टिविटी है। तो अगर आपको रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला पता है तो इसका इन्वर्स कर दीजिए, कंडक्टिविटी का आ जाएगा। कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट होती है साइमन। रेजिस्टेंस का इन्वर्स कर दूं, आर का इन्वर्स कर दूं, तो ये होता है कंडक्टेंस। कैपिटल जी से डिनोट करते हैं कंडक्टेंस। अब यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, कभी रेजिस्टेंस कह रहे हैं, कभी रेसिस्टिविटी कह रहे हैं, कभी कंडक्टिविटी कह रहे हैं, कभी कंडक्टेंस कह रहे हैं, तो क्या है? तो बहुत आसान है। देखो रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस
दीज टर्म्स आर डिफाइंड फॉर अ वायर, वायर के लिए डिफाइन होती हैं, पीस ऑफ वायर, जबकि रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी मटेरियल के लिए डिफाइन होती है। समझ गए? अगर मेरे पास कॉपर के दो वायर हैं, एक वायर कॉपर का ये है और दूसरा वायर कॉपर का ये है, दोनों ही कॉपर के वायर हैं, तो इनकी रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक जैसी होगी क्योंकि मटेरियल सेम है। हालांकि यहाँ पे एक छोटा सा किंक है, वो भी बताऊंगा अभी, पर अभी आप मान के चलिए अगर दोनों कॉपर के हैं तो रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों वायर की एक जैसी होगी, लेकिन इनका रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस वो अलग अलग होगा क्योंकि दोनों वायर एक जैसे नहीं है। रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस जो है वो लेंथ और थिकनेस पे भी डिपेंड कर रहा है, देखिए। और लेंथ किसकी होती है? वायर की। थिकनेस किसकी होती है? वायर की। यानी ये वायर से रिलेटेड टर्म है। जबकि रेसिस्टिविटी के फॉर्मूले में आप देखिए ना तो लेंथ आ रही है ना थिकनेस आ रही है, यानी वायर का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, मटेरियल का रोल है। ये देखो क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी होती है? मटेरियल की। इसके अलावा रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रही है। तो जो मैं यहाँ पे कह रहा था, किंक वाली बात कर रहा था, तो यहाँ पे अगर दोनों वायर का टेम्परेचर भी सेम है, दोनों हैं कॉपर के और टेम्परेचर भी एक जैसा है, तो इनकी रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक जैसी होगी। लेकिन मटेरियल सेम होते हुए भी अगर टेम्परेचर का डिफरेंस है तो फिर रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी अलग अलग हो सकती है। हो सकती है क्या? होगी। ये ध्यान रखना। तो मैं रिपीट कर देता हूं, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस वायर से रिलेटेड है। थिन वायर है कि थिक वायर है, कितना लंबा वायर है, कितना छोटा वायर है, इस बात पे रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस डिपेंड करेगी। रेसिस्टिविटी मटेरियल से रिलेटेड है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। तो अब बताओ, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी फैक्टर्स? रेजिस्टेंस कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस की बात करूं या कंडक्टेंस की बात करूं, रेजिस्टेंस की बात करूं या कंडक्टेंस की बात करूं, 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे। लेंथ ऑफ द वायर, थिकनेस ऑफ द वायर, मटेरियल ऑफ द वायर एंड टेम्परेचर ऑफ द वायर। देखो जहां पे रिलैक्सेशन टाइम आएगा वहां टेम्परेचर अपने आप आ जाएगा, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर मैं रेसिस्टिविटी या कंडक्टिविटी की बात करूं तो ये दो ही फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, मटेरियल पे और टेम्परेचर पे, मटेरियल एंड टेम्परेचर। हालांकि दोनों पे इनका इनवर्स इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि एक दूसरे की उल्टी टर्म्स हैं। कंडक्टिविटी का मतलब एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट, कंडक्टेंस का मतलब एबिलिटी ऑफ अ वायर टू कंडक्ट, रेसिस्टिविटी का मतलब एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेसिस्ट, रेजिस्टेंस का मतलब एबिलिटी ऑफ अ वायर टू रेसिस्ट। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। तो ये टर्म्स हो गई। अच्छा, अब जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे उनको हम किस नाम से जानते हैं? ओहमिक कंडक्टर्स। जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे वो कौन से कंडक्टर होंगे? ओहमिक कंडक्टर्स। ओहमिक, ओहमिक कंडक्टर्स का दूसरा नाम क्या होता है? लीनियर कंडक्टर्स भी बोलते हैं, लीनियर कंडक्टर्स। और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे वो नॉन ओहमिक। आप चाहें तो इनको नॉन लीनियर कंडक्टर्स भी कह सकते हैं। लीनियर कंडक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन कंडक्टर्स के लिए अगर आप V वर्सेस I ग्राफ प्लॉट करोगे, ओमिक कंडक्टर के लिए अगर आप V वर्सेस I ग्राफ प्लॉट करते हैं, वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन क्योंकि I और V का डायरेक्ट रिलेशन है, ओमिक जब तक ओम्स लॉ फॉलो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया, बहुत ज़्यादा करंट जब हो जाती है या बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जब हो जाता है तब फिर ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। तो फिर जिस ग्राफ को स्ट्रेट लाइन ऐसे जाना चाहिए था, यही ग्राफ डिविएट होने लगता है। ये ध्यान रखना, मैंने देखा है स्टूडेंट्स ओम्स लॉ में जब ग्राफ बनाते हैं ओमिक कंडक्टर का तो यहीं पर स्ट्रेट लाइन पे छोड़ देते हैं। इस पार्ट को बनाना ना भूलें।
हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे या बहुत हाई करंट पे ये ग्राफ फिर डिविएट होने लग रहा है। देखो होगा ये, मैंने बताया अभी, करंट ज़्यादा तो टेम्परेचर ज़्यादा, क्योंकि हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर ज़्यादा, और टेम्परेचर ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, करंट कम हो जाती है। हालांकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर के लिए मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपसे कहेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए आई वी ग्राफ कैसे आएगा, तो मैंने अभी आपको बताया कि नॉन ओमिक में कौन आता है, जैसे सेमी कंडक्टर्स हैं नॉन ओमिक में आते हैं, या सुपर कंडक्टर वो भी नॉन ओमिक होता है। जैसे अगर मैं एक सुपर कंडक्टर ले लूँ मरकरी, है ना, मरकरी के लिए ले लूँ, तो मरकरी के लिए आपका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। या अगर मैं मान लीजिए किसी सेमी कंडक्टर के लिए बना दूं, पहले सेमी कंडक्टर के लिए अगर मैं आई वी ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आता है, ऐसा ग्राफ आता है, जो कि कहीं भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ पे हल्का फुल्का कर रहा है, नहीं तो कहीं भी नहीं कर रहा है। ये सेमीकंडक्टर के लिए है, स्पेशली एक डिवाइस होती है सेमीकंडक्टर डिवाइस जिसको डायोड कहते हैं, जंक्शन डायोड। अब आगे चल के आप पढ़ेंगे जंक्शन डायोड तो आपको और अच्छा समझ में आएगा, फिलहाल यहाँ के लिए इतना काफ़ी है। तो ये नॉन ओमिक है, ठीक है। तो ओमिक कंडक्टर हो गया, नॉन ओमिक कंडक्टर हो गया, ओम्स लॉ भी हो गया। अब लेकिन एक बात और, ओम्स लॉ से रिलेटेड एक बात और, कि आपने अगर अभी आपको लास्ट एक्सप्रेशन याद हो तो आपने क्या लिखा आया था, I इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एल एम इंटू वी ए आया था। यहीं से आपने डिराइव कर लिया था V इक्वल्स टू आई आर। जब आप ओम्स लॉ ऐसे लिखते हैं तो इसको बोलते हैं स्केलर फॉर्म, इसको ओम्स लॉ की स्केलर फॉर्म भी बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म भी बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बोलते हैं। अब ये क्या है, लेकिन ये क्या है इससे पहले मैं आपको ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म, जिसको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी बोलते हैं और बेसिक फॉर्म भी बोलते हैं, इतने नाम हैं, ये भी बता दूं पहले, तब फिर इनको हम कंपेयर कर लेंगे कि स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म में क्या डिफरेंस है। हालांकि डिफरेंस तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। पहले इसको एडजस्ट करते हैं। देखो ए को आप इधर ले आओ तो ये हो गया आई अपॉन ए, और राइट हैंड साइड में एन आ गया, ई स्क्वायर आ गया, टाउ आ गया, एम आ गया, और इस एल को आप वी के साथ एडजस्ट कर दो, वी अपॉन एल। अब आप देखो आई अपॉन ए क्या है, जे, जिसको आप करंट डेंसिटी कहते हैं और जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और v अपॉन एल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये क्या है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये कंडक्टेंस है, सिग्मा। और अब आप क्या देख रहे हैं बोर्ड पे, बोर्ड पे आप ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म देख पा रहे हैं, ये भी वेक्टर वो भी वेक्टर, यहीं से आया है, ये ना कुछ ऐड किया है ना कुछ सब्ट्रैक्ट किया है, सिंपल एडजस्टमेंट करके ये फॉर्म आई है। तो ये ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म है। अब सवाल है कि, और ये स्केलर है, डेफिनेटली इसमें सब स्केलर है। आप देखो पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर, करंट स्केलर, रेजिस्टेंस स्केलर, इसमें ये दोनों वेक्टर हैं, राइट हैंड साइड में भी वेक्टर है, लेफ्ट में भी वेक्टर है, तो ये वेक्टर फॉर्म है, ये समझ गए। अब माइक्रोस्कोपिक या मैक्रो, माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो मतलब लार्ज, ठीक है। तो देखो जब भी आप करंट कहते हो, अब आप वैसे देखो क्या कहते हो, आप कहते हो करंट इन द वायर, का मतलब पूरा वायर। पोटेंशियल डिफरेंस में कैसे कहते हो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, फिर पूरा वायर, मैक्रो, पूरे वायर की बात हो रही है। लेकिन जब आप करंट डेंसिटी कहते हो तो क्या कहते हो, करंट पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला ये आई अपॉन ए, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक तो क्रॉस सेक्शन पे डिफाइन हो रहा है, वो भी पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, माइक्रो, छोटा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ के लिए डिफाइन करते हैं आप इसको।
इसको यूनिट लेंथ के लिए डिफाइन कर रहे हो, इसको यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए कर रहे हो, तो ये माइक्रो है, छोटा। बेसिक फॉर्म इसलिए कहते हैं, वो कहते हैं कि साहब आपको इस तरह से लिखना चाहिए ओम्स लॉ को, लेकिन फिर भी ये वाली फॉर्म ही हम ज़्यादा यूज करते हैं, V इक्वल्स टू आई आर। कहीं पे डिस्कशन हो सकता है। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास डिवाइसेज है। करंट मेजर करनी है एमीटर है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है पोटेंशियल वोल्टमीटर है। इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी को डायरेक्टली मेजर करने के लिए कोई डिवाइस नहीं बनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना होगा तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, उसके लिए वोल्टमीटर यूज करोगे। करंट डेंसिटी फाइंड करनी है तो करंट फाइंड करनी पड़ेगी, उसके लिए एमीटर यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए ये फॉर्म ज़्यादा पॉपुलर है, प्रैक्टिकली ये ज़्यादा एप्लीकेबल हो पाती है, क्योंकि इनका मेजरमेंट हमारे लिए आसान है। हमारे पास डिवाइसेज है जो इनको मेजर कर सकते हैं, इसके लिए नहीं है। तो एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलते चलते ये भी देख लेते हैं कि देखो, अगर आप किसी भी ओहमिक कंडक्टर के लिए I वर्सेस V ग्राफ प्लॉट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन आता है। तो ये मैंने दो अलग अलग कंडक्टर्स के लिए ग्राफ प्लॉट किया है, IV ग्राफ। एक कंडक्टर के लिए ऐसा आ रहा है, दूसरा ऐसा आ रहा है। अच्छा, IV ग्राफ का स्लोप निकालोगे, क्या आएगा? दिस अपॉन दिस। स्लोप कहीं भी किसी ग्राफ का आप फाइंड करते हैं, दिस अपॉन दिस ही आता है। तो ये कितना आएगा? I अपॉन V। और I अपॉन V क्या होता है? 1 अपॉन R। तो आपसे कहेंगे बताओ इसमें से किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, किसका कम है? तो ऑब्वियसली देखो, इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप कम है। क्या है कि स्लोप ऑफ सेकेंड ग्राफ या फॉर द सेकेंड कंडक्टर इज मोर देन द स्लोप ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर के लिए ज़्यादा आ रहा है। और स्लोप क्या दे रहा है आपको? R। तो यानी कि रेजिस्टेंस 1 अपॉन R2, सेकेंड वाले का रेजिस्टेंस पहले वाले के रेजिस्टेंस, ये 1 अपॉन R2 इज मोर देन 1 अपॉन R1। तो डेफिनेटली R1 इज मोर देन R2। ये यानी इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है और इसका रेजिस्टेंस कम है, ठीक है। अब अगर वो आपको कंफ्यूज करने के लिए इधर I और इधर V कर दें तो मामला उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अब जो स्लोप आएगा वो R आएगा। हालांकि ये ग्राफ I वर्सेस V ऐसे ही प्लॉट होना चाहिए, क्योंकि हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल इधर लिया जाता है, इंडिपेंडेंट इधर लिया जाता है, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर इधर V और इधर I कर दूं तो स्लोप फिर R हो जाएगा, फिर कहानी उल्टी हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। और इसी ग्राफ से आपसे टेम्परेचर की बात कर सकते हैं कि मान लो एक ही कंडक्टर के लिए ये दोनों ग्राफ हैं, एक ही कंडक्टर के लिए हैं दोनों ग्राफ, लेकिन इस बार क्या है कि एक ग्राफ T1 टेम्परेचर के लिए है और एक ग्राफ T2 टेम्परेचर के लिए है ना, अलग अलग टेम्परेचर पे है। तो आपसे कहेंगे बताओ कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा? तो आप जानते हैं कि टेम्परेचर किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और सीधी सीधी कहानी है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। क्योंकि टेम्परेचर मैं बार बार कह चुका हूँ, हाई टेम्परेचर मतलब थर्मल एजिटेशन बढ़ेगा, रैंडमनेस मोशन में बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ने से कोलिजन्स बढ़ेंगे, और कोलिजन ही रेजिस्टेंस है। तो ज़्यादा कोलिजन मतलब हाई रेजिस्टेंस। तो हाई टेम्परेचर हाई रेजिस्टेंस, ये बात ध्यान में। तो अब वो कह रहे हैं साहब बताओ कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है? एक ही कंडक्टर दो अलग अलग टेम्परेचर पे है और उसके लिए IV ग्राफ बनाया है। तो अब जो स्लोप होगा, अगर ये इसको मैं हटा देता हूँ, कन्फ्यूज़न होगा, तो ये V है और ये I है। तो स्लोप क्या देगा आपको? 1 अपॉन R। और यहाँ से मैंने देखा R1 R2 से ज़्यादा आ रहा है। अब क्योंकि R1 R2 से ज़्यादा आ रहा है तो डेफिनेटली ये टेम्परेचर भी इससे ज़्यादा होगा, T1 इज मोर देन T2 हो जाएगा। तो ऐसा कहीं पे आ सकता है। तो आई थिंक ओम्स लॉ से रिलेटेड जो डिस्कशन है वो उसको आज यहीं पे रोकते हैं। आगे का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इतना आप तब तक देखिए, और वीडियो सारे देखिए। एक वीडियो बीच में से आधा अधूरा देख के आपकी हेल्प नहीं होने वाली है, इस बात को ध्यान रखिए। आप सारा देखिए कंटिन्यूएशन में, सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। बीच बीच में से देख के कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब जैसे आपने सिर्फ ओम्स लॉ देख लिया, तो ओम्स लॉ में हमने कहाँ से शुरू किया? I इक्वल टू NEAVD, VD इक्वल टू इतना। तो अब ये कहाँ से आए रिलेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए वीडियोस पूरा देखिए और सारे वीडियोस देखिए, तब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। मैं सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ, और जिस समय आप देख रहे हो, आई एम गिविंग यू अ रिमाइंडर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करिए और वीडियो पूरा देखिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आता हूँ।
वेट करिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।